हेलो माय डियर चैंपियंस एंड माय फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त अभिजीत। तो भैया आज वाली क्लास में क्या है? तो आज की क्लास में बहुत सारे लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, सिफ्ट वन इन्होंने एक टर्म का एग्जाम आपने दे दिया, जनवरी वाला जेई मेंस वाला। और आपका एग्जाम अभी आने वाला है कहाँ पे? अप्रैल में भी। उसी तरीके से नीट वालों का पेपर 7 मई को है। और बहुत सारे लोग बोर्ड की प्रिपरेशन इंडिपेंडेंटली कर रहे होंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम लाइक नीट और जेई। तो आप सब लोग बेटा अभी परेशान होंगे, खासकर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले होंगे, कि हम लोग थ्योरी तो पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, सब्जेक्टिवली चीजों को लिखना कैसे है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो उस चीज के लिए मैंने क्या किया है, आपको 3 पार्ट में पूरा बोर्ड का सिलेबस डिलीवर करूंगा, जिसमें से आज है पार्ट 1 की बारी। इस पार्ट 1 में क्या पढ़ना है भैया? इसमें बेटा मैंने क्या किया है, थ्योरी आप लोगों ने पढ़ रखी है। और अगर बहुत किसी को दिक्कत भी होगी, थ्योरी में चीजों में प्रॉब्लम होगी, तो पूरी थ्योरी चैप्टर की क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे अपन। तो आज की क्लास में हमारे पास सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनके हैंड पिक्ड क्वेश्चन मैं ले आया हूं। 15 क्वेश्चन फ्रॉम ऑल 3 सब्जेक्ट, और वो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो रहा है विथ सोल्यूशन। और ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास के बाद, मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक। ठीक है बेटा? तो बाकी आपको मेरे चैनल के बारे में पता ही है, देख लो डिस्क्रिप्शन जाके चैनल का, आपको अच्छे से पता चल जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए। तो ये वाला भैया क्या लेकर आया हो, ये आपका जो सीबीएसई का ऑफिशियल वो आया था, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था इस बार के लिए, आपके 2023 एग्जाम के लिए। बहुत पहले ही निकाल दिया था उन्होंने, लेकिन मैंने उसको इंक्लूड किया है। इसमें क्या बोल रहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वुड बी मिनिमम 40%। These can be form of multiple choice question, case based question, source based integrated questions और any other type। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20% होंगे, रिमेनिंग 40% शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से आपका जो बोर्ड वाला पेपर होने वाला है, इस तरीके से पूरे पेपर का डिवीजन होगा। मोटा मोटा मतलब अपने आप को पूरे तरीके से अच्छे से तैयार होना है इस बोर्ड के पेपर के लिए, क्योंकि बोर्ड के नंबर थोड़े मैटर करते हैं। आपको ही पता है ये चीज, जेई मेंस वालों को तो पता ही है। चलिए, और वैसे भी बोर्ड के मार्क्स ये भी दिखाते हैं कि आपका कितना बेसिक स्ट्रांग है चीजों को लेके। ठीक है, चलिए। तो खेल को शुरू करते हैं इसी के साथ। आ जाओ बेटा। तो हम पहले सॉल्यूशन चैप्टर लेंगे। इसमें मैंने क्या किया, हैंड पिक 15 बेस्ट क्वेश्चन लिए, जिससे मैं पूरा चैप्टर कवर करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए और पूरी वीडियो को देखिए। चलिए, देखिए बेटा, इसमें क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। मैं साथ साथ में बताते चलूंगा, पढ़ते चलूंगा, चीजें होती चलेंगी। मैं सोल्यूशन भी साथ ले आऊं तो कोई परेशान नहीं होना, ये आपके लिए एक तरीके का नोट्स ही हो जाएगा जब इसको डाउनलोड कर लोगे। लेकिन साथ साथ में कर लो क्वेश्चंस को, और खुद से भी क्वेश्चंस कर लेना इसके बाद। मैक्सिमम आई कैन एश्योर यू बेटा 90% जो होगा पेपर आपका यहीं से फंस जाएगा। चलिए, देखिए, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन व्हेन 1.9 ग्राम ऑफ MgCl2, जिसका मास दे रखा है, was dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर, assuming MgCl2 undergo complete ionization। और KI का भी KF फॉर वाटर दे रखा है। KF क्या होता है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पढ़ रखे हो, केएफ की वैल्यू होती है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो उसके लिए वैल्यू ये दे रखी है। आउट ऑफ 1 m ग्लूकोज 2 m ग्लूकोज, विच वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। पूछ रहा है कि 1 m ग्लूकोज और 2 m ग्लूकोज है, उसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। अब आप देखिए बेटा कि मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इसमें शॉर्ट आंसर भी मिल जाएंगे आपको, एक पॉइंट कोई पूछ लेगा शॉर्ट आंसर टाइप में, मीडियम वाले तो इससे बने जाएंगे। सेकेंड क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बिकम्स मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑब्वियस ही बात है, रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? उसी पे तो और जो है और बेस होता है हमारे घर वाला। तो देखिए कितना सिंपल सा कहानी है। MgCl2 को क्या किया उन्होंने, डिसॉल्व किया 50 ग्राम वाटर में। तो लो, बोला उन्होंने कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है MgCl2 का, करा दूंगा कंप्लीट डिसोसिएशन। देखो, यानी स्टार्टिंग में एक था, तो जब कुछ नहीं हुआ था तो जीरो और जीरो था इनिशियल। आफ्टर डिसोसिएशन का क्या हो गया, MgCl2 पूरा खत्म हो गया, और एक मोल बन गया Mg+2, और 2Cl- आए हैं तो 2 मोल बन गया Cl-। तो अब तुम लोग पढ़े हो क्या, क्या पढ़े? वांट ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं? 3। इनिशियल में कितने थे? 1। हो तो गया, आई की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब डेल्टा TF इजिकल्स टू, तुम लोग बड़े पढ़े हो बेटा क्या, KFM पढ़े हो कि नहीं?
के एफ एम पढ़ो कि नहीं? अब इसमें वांट ऑफ फैक्टर आ गया तो आई के एफ एम हो जाता है। बेटा आई की वैल्यू आपको पता चल गई, के एफ की वैल्यू दिया हुआ है, एम क्या होता है? अब एम होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अब उसके लिए क्या करोगे आप? डेल्टा टी एफ में 3 रख दिए, के की वैल्यू रख दिए। अब देखो एम की वैल्यू क्या आती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो कितना मोल सॉल्यूट है जरा बताओ तो बेटा मुझे। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, तो पहले कभी क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। बोला कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 1.9 ग्राम ऑफ MgCl2। तो सॉल्यूट का मास कितना है? 1.9 ग्राम है बेटा। तो 1.9 डिवाइड बाई इट्स मोलर मास। इसका मोलर मास कितना दे रखा है? देखो यहीं पे MgCl2 का मास दे रखा है 95। तो 1.9 डिवाइड बाई 95। उसके बाद बेटा क्या? डिवाइड बाई क्या? ये सब गंदा नहीं हो रहा है, आराम से आप जब पढ़ोगे तो समझा के जब चीजें कर रहा हूं तो इजीली हो जाएंगी, तो फोकस करते रहना। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? 50 ग्राम वाटर डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होता है? केजी में। इसी चीज को इसने ऑर्गेनाइज करके इस तरीके से लिख दिया है। सारी वैल्यूज बेटा आपने भर दी, डेल्टा टीएफ की वैल्यू आपके पास आ गई, 2.232 केल्विन आ गई। इसने पूछा क्या था? पूछा क्या था? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हुआ था। तो फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ कितना होता है? टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। इस टॉपिक का नाम क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि सॉल्यूट को ऐड करने के बाद सॉल्वेंट में उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है। तो कितने से घटा है? यहां पे देखने को मिला 2.2 2.232 केल्विन से घट गया है। कहां से? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो 273 माइनस ये क्या आ जाएगा? जो तुम्हारे उस अब सोल्यूशन का जो होगा फ्रीजिंग पॉइंट, वो निकल के आ गया 270.92। अब 273.15 केल्विन एग्जैक्ट 0 डिग्री का 0 डिग्री का टेम्परेचर है। और आपका कितना हो गया? आप देखिए 273 0 डिग्री से कितना कम हो गया? 2.33 डिग्री। 0 डिग्री से नीचे, 0 डिग्री से नीचे है आप सोल्यूशन का क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ते हो आप कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल इंक्रीज आफ्टर एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1m और 2m में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? अरे भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है आपको कि जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो आंसर लिख दिया मैंने, 2m ग्लूकोज विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ज्यादा होंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो हमको ज्यादा हीट देना पड़ेगा एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर तक पहुंचने के लिए। आइए बेटा, जब एक्सटर्नल प्रेशर, सेकंड क्वेश्चन क्या था? जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बिकम्स मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू प्योर सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसी को क्या बोला था मैंने? रिवर्स ऑस्मोसिस। घर में यही वाला पंप होता है कि गंदा पानी आता है, उस गंदे पानी के सोल्यूशन से, मतलब ऑब्वियस सी बात है उसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं, क्लोरीन वगैरह जो भी चीजें होती हैं। अब औरो क्या करता है? उसमें से वाटर को बाहर करके प्यूरिफाई करके आपको देता है। यही तो हो रहा है कि सोल्यूशन से सॉल्वेंट अलग होने लगा है। आइए सेकेंड क्वेश्चन बेटा देखिए, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द सोल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज दिस। ये क्वेश्चन का क्वेश्चन है बेटा, अगेन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसका? सोल्यूशन के वेपर प्रेशर में कितना कमी आएगा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो बेटा पी नॉट क्या है? ये है आपके, किसका है ये? पी नॉट किसका है? ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। पीएस किसका है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो ये कितना हो गया? पी नॉट में से पीएस माइनस किए तो ये डिक्रीज इन वेपर प्रेशर आ गया। किसके रिलेशन में? विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट ही तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है। ये बराबर किसके होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा जी। मोल फ्रैक्शन भी इस चैप्टर में क्या है? एक कंसंट्रेशन टर्म है, उसमें क्या होता है? गिवन नंबर ऑफ मोल्स, जिसका आपको मोल फ्रैक्शन बेटा निकालना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। आइए बेटा देखिए, अब क्या किया? इसमें बोला है कि 30 ग्राम यूरिया डिसॉल्व किया था किसमें? 846 ग्राम ऑफ वाटर में। तो अब इसके लिए आपको क्या निकालना है? इसके लिए आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन इफ वेपर प्रेशर, अच्छा वाटर का दे दिया यानी सॉल्वेंट का दे दिया है, अब आपको वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। देखिए तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रख दीजिए, सोल्यूशन का निकालना है। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना पड़ेगा आपको? सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? यूरिया। तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
वाटर। अब नंबर ऑफ मोल्स तो आपको निकालना पड़ेगा बेटा। यूरिया का मास कितना दे रखा है, 30 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 60। तो अगेन 30/60 प्लस वाटर के लिए कितना निकलेगा बेटा, बताइए। वाटर का 846 ग्राम है, और जबकि वाटर का मास कितना होता है, 18 ग्राम। H2O का मास 18 ग्राम। तो भैया आप ये वाला आप तो खुद ही सॉल्व करो, तो ये लाए क्यों, क्योंकि बेटा ये बहुत सारे क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है, जो अल्टीमेट अल्टीमेट क्वेश्चन है। तो अब आपको स्टेप वाइज सॉल्व करने के ही नंबर मिलते हैं बोर्ड्स में, तो ये आपकी उसमें हेल्प करेगा। अब ये सारी वैल्यूज आपने पुट पुट कर दी, देखिए यहाँ पे पुट किया आपने, सेम चीजें पुट की है, ठीक है, सेम चीजें पुट किया है। अब क्या करोगे बेटा, इसकी आप वैल्यू निकाल लोगे। वैल्यू जब निकालोगे तो कितने में निकल के आ जाएगी, बताओ। पीएस की वैल्यू 23.54 mm of Hg, 23.54 mm of Hg। अब देखिए 23.8 वाटर का था, और 23.5 23.8 से कम है, यानी सॉल्वेंट से अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम आ गया, इसी को बोलते हैं RLVP। अब देखिए आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, ये लीजिए। मैं पूरा चार्ट ही लेके आया, ये राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है, ये राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करता है। नाइदर हीट विल बी अवॉल्व और अब्सॉर्ब ड्यूरिंग इरेक्शन, कोई हीट रिलीज एवॉल्व नहीं होगी, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। यहाँ डेल्टा एच और डेल्टा वी जीरो होगा, यहाँ डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन के आपके पास वो हो गया, तो डिफरेंस हो गया। एग्जाम्पल क्या हो सकता है आइडियल का, बेंजीन और टोलुइन, ठीक है। यहाँ पे मिथेनॉल CH3OH प्लस H2O, ठीक है, ये आपके नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल हो गया। उसी तरीके से जो है ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, हाँ देखो याद आ गया मुझे, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन, इथेन प्लस ब्रोमोइथेन। यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे आपके पास ये क्या था, मिथेनॉल, तो यहाँ पे मिथेनोइक एसिड प्लस H2O, ये भी किसका एग्जांपल है, नॉन आइडियल सोल्यूशन का। तो आपको एग्जांपल भी मैंने बता दिया। इवन ये सारे एग्जांपल जो भी नीट और जेई का एग्जाम देने वाला होगा अप्रैल में या फिर मई में, उसमें भी ये पूछा हुआ है कई बार, एक बार नहीं। अब देखिए डिफाइन टर्म आइडियल सोल्यूशन। अभी आइडियल सोल्यूशन ऊपर पड़ गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस के टाइम पे जो प्रेशर अप्लाई होता है आपके जो है सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन पे, एसपीएम पे, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगला देखिए कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब देखिए ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि सॉल्यूट के ऐड करने से सॉल्वेंट में बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है। क्या ऐड किया है, 10 ग्राम ऑफ CaCl2 ऐड किया है 200 ग्राम ऑफ वाटर। CaCl2 कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, बहुत अच्छी बात है, और Kb की वैल्यू दे दिया है। तो भैया ये बार बार क्यों ये बता रहा है कि CaCl2 कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, मतलब अब आपको ये समझ में आ रहा है बोर्ड में क्वेश्चंस जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के हैं वो इंक्लूड करके पूछ रहा है क्या, वांट ऑफ फैक्टर, यानी जितने भी फॉर्मूले उन सब में आई लग जाएगा। चलिए मोलर मास भी दे दिया है, आइए देखिए, दे दिया क्या, इतना ग्राम डिजोल्व हो रहा है, देख लीजिए सब कुछ आपके पास डाटा पड़ा हुआ है बेटा, देख लो क्या बोल रहा है, 10 ग्राम ऑफ CaCl2 इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ CaCl2 200 ग्राम ऑफ वाटर में Kb दे दिया है, बिल्कुल। CaCl2 का मास तो आपका आ गया 111 ग्राम। अब देखो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या होता है, आई के बी एम, जैसे डेल्टा टीएफ क्या होता है, IKFM। ये क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इनको आपस में इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। डेल्टा के एफ को बोलते हैं, या के एफ को बोलते हैं क्या, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे क्रायो इंजन होता है, मतलब जो 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 टेम्परेचर कम वाला इंजन होता है, क्रायो का मतलब होता है लेस टेम्परेचर, तो क्रायो इंजन का मतलब लेस टेम्परेचर का मतलब, क्रायो का मतलब ही होता है लेस टेम्परेचर से रिलेटेड वर्ड है। तो इसी तरीके से केएफ के लिए क्या हो जाएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी के लिए क्या होता है, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। अब देखिए हर जगह मोलैलिटी होगा, आप सारी वैल्यूज भर दीजिए बेटा, आपके पास दिया हुआ है, देख लीजिए सब वैल्यू भर दीजिए, और सीधे का सीधे डेल्टा टीबी यहाँ से निकाल लीजिए बहुत आसानी से। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, क्यों, क्योंकि CaCl2 है बेटा, इसको आप डिसोसिएट करोगे Ca+2 आएगा और 2Cl माइनस आएगा, अभी ऊपर ही देख के आओ। तो इनिशियल 1 मोल्स लिए थे 0 0, क्योंकि अभी डिसोसिएशन हुआ नहीं है, बाद में ये खत्म हो गया, ये 1 मोल बन गया, ये 2 मोल। तो आई की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, तो 3 आगे इसकी वैल्यू, ठीक है। बाकी सब वैल्यू, के बी वैल्यू दे रखी है, सबका वेट दे रखा है, सारी वैल्यूज भरिए, आपको जो एलिवेशन टेम्परेचर आएगा, यानी जो टेम्परेचर इंक्रीज किया कितना हुआ, 0.69 केल्विन जो है टेम्परेचर इंक्रीज किया। देखिए बेटा
अब चौथा क्वेश्चन क्या है, अ 10% सोल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर वाज फ्री हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 269.15 Kelvin. Calculate the freezing point of 10% glucose in water if freezing point of pure water is this. मॉलिक्यूलर मास ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब देखिए ध्यान से देखिए क्या पूछा हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट फिर से पूछा हुआ है। क्या फिर से वही क्वेश्चन आ गया, डेल्टा टीएफ वाला? ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा टी आई के एफ एम वाला। तो बेटा वही क्वेश्चन बार बार रिलेट करता है, मोलैलिटी क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास क्या है। अब ये वाला क्वेश्चन आप ऊपर वाले बेसिस पे कर सकते हो, उसका सोल्यूशन मैंने दे दिया। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्वांटम फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो वाटर में जाने के बाद एसोसिएट या डिसोसिएट कर जाते हैं, तो उनका मास जो आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला है उससे डिफरेंट आता है। जैसे कि बेंजोइक एसिड एसोसिएट कर जाता है, ठीक है बेटा, तो उसका मास कम हो गया, एसोसिएट कर गया। तो उसी तरीके से आयनिक जितने भी कंपाउंड्स हो जाके डिसोसिएट कर जाते हैं, तो उनका मास इंक्रीज हो गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप निकालोगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएशन या डिसोसिएशन कंसिडरेशन में नहीं लेती है, उसी को कंसिडरेशन में लाने के लिए एसोसिएशन और डिसोसिएशन को हम आई लगाते हैं, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर वाला टर्म। क्लियर? आ जाओ, सारा सोल्यूशन दे रखा है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। देखो ये देखो के एफ के लिए पूछ रखा है, तो आपने सब कुछ लगा के डेल्टा टी एफ इजिकल्स टू के एफ एम लगा के निकाल लिया आपने। अब देखो ग्लूकोज सोल्यूशन के लिए जो भी निकालना था आपने निकाल लिया, कहानी खत्म हो गई, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपकी आ गई इतनी, जैसे फॉर्मूला सिंपल लगाना था वैसे हो गया, ठीक है, लगा लिया आपने। अब मोलरिटी और एबनॉर्मल मोलर मास मैंने आपको बता ही दिया। आइए अब इसमें देखिए बेटा, अब पहले देखिए क्या निकाल रहा है, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ एस एक्स। क्या दिया है, व्हेन 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर वाज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ CS2 द फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड बाय दिस। फिर से बेटा डेल्टा टीएफ दे दिया, देख रहा है बच्चा, बार बार सेम सेम सवाल पूछ रहा है। अब देखो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, के एफ एम होता है नॉर्मल कंडीशन में। अब देखना मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या, मास ऑफ जो है सॉल्वेंट ले लो, इसको अगर W1 लेता हूँ तो इसको W2 ले लूंगा, इन लोग अपना ए भी लिया है, मैं सिंपल ले रहा हूँ, इनटू 1000, क्योंकि ये ग्राम में नहीं केजी में लेते हैं। अब देखो बेटा, इसमें आपके पास कितने वेरिएबल हैं, टीएफ दिया होता है, डेल्टा टीएफ आप निकालते हो, वेट ऑफ व्हाट, वेट ऑफ सॉल्यूट, जो वेट आप यूज करोगे, और ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट वो सारी डाटा देख के निकलवा सकता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है ये, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या है, सॉल्यूट है। देखिए ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या है, सॉल्यूट है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट तो निकलवाएगा नहीं, मैक्सिमम किस में दे देगा। तो अब क्या किया उन्होंने, क्या पूछा क्या इन्होंने, यहाँ पे एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ही पूछा हुआ है। अब तो और रद्दी सवाल हो गया बेटा, बहुत इजी हो गया। आप वैल्यूज भरिए, आंसर सीधे सीधे आपके पास आ जाएगा। ये देखिए सारी वैल्यूज आपने भरी, आ गया डेल्टा टी एफ, डब्ल्यू बी की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, और इसकी वैल्यू दे रखी है, सब वैल्यू आपने भरा, काम खत्म। यानी वेट ऑफ सॉलिड भी दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है। दिल्ली 2016 का सवाल है ये, सब PYQs ही हैं। चलिए सेकंड है क्या, एक सेकंड रुकिए, कॉल आ रहा है। ठीक है, चलिए बेटा जी, तो इस वाले पार्ट में हम लोगों ने ये चीज देख ली। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ब्लड सेल आर आइसोटोनिक। अब देखो आइसोटोनिक का मतलब होता है सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर विथ 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। What happens if we place blood cells in solution containing 1.2% और 0.4%? तो एक कंसेप्ट होता है हाइपरटोनिक का, आइसोटोनिक का, और क्या हाइपोटोनिक का। तो इन्हीं दोनों में से एक सोल्यूशन हाइपोटोनिक हो जाएगा, एक हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपर का मतलब ज्यादा, तो अभी सी बात है वो वाला चीज हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे वो चीज मैंने समझा रखी है, इफ आर जो है आरबीसीज आर प्लेस्ड इन जो है कॉन्टेक्ट 1.2% NaCl solution, then osmotic pressure of 1.2% NaCl becomes higher than that of RBCs, due to which water present inside the cell
moves into NaCl solution which results in shrinkage of RBC। तो ये इन्होंने बता दिया, ये आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और क्या हाइपोटोनिक का कंसेप्ट है। ठीक है, जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक हो गया, कम हो गया तो हाइपोटोनिक हो गया। Reverse process will take place if RBC is kept in contact with 0.4% NaCl solution which has less osmotic pressure due to which water moves inside the जो है RBC cells, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे इस वाले केस में रेड ब्लड सेल्स क्या होंगे, स्वेल हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, श्रिंक हो गया। ठीक है, तो ये आपको जानना था। आइए अब देखिए मोल फ्रैक्शन, राउल्ट्स लॉ, मोल फ्रैक्शन बता चुका हूं कई बार। एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट, क्या पूछा, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब फिर से वही डेल्टा टीएफ वाली कहानी पूछ रही है। अब सेम क्वेश्चन मैं बार बार करवाऊंगा नहीं, सारे सॉल्यूशंस आपके पास हैं, जो अलग होगा उसको एक्सप्लेन कर देंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करना बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सब कुछ दे रखा है, राउल्ट्स लॉ के बारे में पूरी कहानी, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, निगेटिव डेविएशन क्या होता है। अच्छा इसको मैंने ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है। देखो बेटा, राउल्ट्स लॉ डिफाइंड है दो वोलेटाइल लिक्विड्स के सॉल्यूशन के लिए। तो उसमें सिंपल सिंपल क्या बोला जाता है कि अगर मान लो कोई दो वोलेटाइल सॉल्यूट्स को, आपने दो वोलेटाइल जो है चीजों को मिक्स किया एक साथ में, यानी लिक्विड सोल्यूशन ही है लेकिन दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, वहां पे लिक्विड है। तो क्या होता है वहां पे, फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। साफ सीधी बात, जो जितना ज्यादा उस सोल्यूशन में रहेगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वही क्या बनाएगा बेटा, वही बनाएगा ज्यादा वेपर्स। क्लियर है। अगर मान लीजिए ए और बी है किसी कंटेनर में, ए एंड बी आर देयर इनसाइड अ कंटेनर, तो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसके वेपर प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उसका कंट्रीब्यूशन वेपर प्रेशर में ज्यादा होगा। यही बात बोल रखी है राउल्ट लॉ में। अब पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ से ज्यादा आ रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है जिसका तुम्हारा वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम आ रहा है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। इसको ग्राफ में भी दिखाते हैं, मैं इसको खराब नहीं करूंगा, देखो यहां बताता हूं तुमको। देखो इसको ग्राफ में भी अपन दिखाते हैं, देखो इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे जब अपन ग्राफ में दिखाएंगे इसको बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो ये जो ये राउल्ट लॉ से कैलकुलेटेड टोटल प्रेशर है, तो ये हो जाएगा, उसके ऊपर से लाइन बिलोंग करेगी, उसके ऊपर से लाइन बिलोंग करेगी। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए बेटा, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड रुकिएगा बेटा। क्लास चल रही है। ठीक है, देखिए बेटा, इस वाले पार्ट में क्या किया आपने, मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास नॉर्मल वेपर प्रेशर है, उससे ज्यादा आपका वेपर प्रेशर आ रहा है, तो क्या हो गया, वहां पे क्या होगा, ये वाला पार्ट ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अगर ये आपका एक वेपर प्रेशर का कर्व बना और यहाँ पे ऐसे आता है आपका कर्व किसी लिक्विड के लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका वेपर प्रेशर कैलकुलेट हो रहा है राउल्ट्स लॉ से, उससे कम आया, तो क्या हो गया, ये नेगेटिव डेविएशन हो गया। और आपको डेल्टा टीएफ वाले क्वेश्चंस कितनी बार कर चुके हो आप, सेम क्वेश्चन करना है फिर से वही, डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ एम। तो अब आपको समझ में आने लगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कर लेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। चलिए फिर से बेटा देखिए, हाँ फिर से वही चीज, देखो सेम ही चीज पूछा हुआ है बेटा, सेम ही चीज पूछा हुआ है, ऊपर शायद एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक बार रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन है डेल्टा टीएफ वाला। इस क्वेश्चन को देख के कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ भी आप सीख लिए, देखिए हेनरी लॉ स्टेट्स दैट सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस, हेनरी लॉ किसके बारे में बताता है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, solubility of a gas in liquid at particular temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the liquid at same temperature। अब देखिए क्या होता है, इसमें जो प्रेशर होता है बेटा, इसको लिखते हैं के एच इंटू एक्स से। एक्स यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस होता है, और ये प्रेशर होता है, ये होता है हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट कौन सा, के एच क्या होता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट।
इसमें क्या बोल रहा है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जो हमारे सोडा कैंस होती हैं उसमें जब आप उसको ओपन करते हो फिस करके गैस बाहर आती है, CO2 उसमें डिजोल्व होती है। तो वो क्या हो गया, वो एक आपके पास एग्जाम्पल है किसका बेटा, वो आपके पास एग्जाम्पल है किसका, हेनरी लॉ का। हेनरी लॉ बताता है किस तरीके से कोई गैस किसी भी लिक्विड में डिजोल्व होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उस गैस में से, उस लिक्विड में से गैस बाहर निकलने लगती है। ठीक है, और KH भी एक चीज आपको बता दूं, KH भी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा KH की वैल्यू घटेगी। आइए अब देखिए, आइडियल सोल्यूशन ऊपर पढ़ के आगे, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सारी की डेफिनेशन दे रखी है, बस मैं बता दे रहा हूँ। व्हाट विल बी द मोलैरिटी, और मोलैलिटी पूछ रखा है, ध्यान सुनते रहिए बेटा, ध्यान सुनते रहिएगा। देखिए, एजियोट्रॉप वो होते हैं जिनका, जिनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर ही नहीं पाते हैं। मतलब मान लीजिए दो लिक्विड्स का सॉल्यूशन है, उनको कब हम एजियोट्रॉप बोलेंगे, जब वो उनका वेपर फेज में जो कॉम्पोजिशन होगा वही उनके लिक्विड फेज में भी कॉम्पोजिशन होगा, यानी उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप अलग नहीं कर पा रहे, उसको बोलते हैं एजियोट्रॉप। यानी उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में जो डिफरेंस है बहुत कम का है। अदरवाइज क्या होता है, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर होता है, आप हीट कर देते हो, अल्कोहल उड़ जाता है, पानी वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, इस वाले पार्ट में क्या होता है कि आपको जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर बना के निकल गया और हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला पे रह गया। लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो होते हैं जहां पे आप उनको सेपरेट नहीं कर पाते हो। अब देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ, इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर हैविंग डेफिनिट कंपोजिशन एंड बॉइलिंग लाइक अ प्योर, जो है लिक्विड। ये क्या है, मिक्सचर है। अब क्या बोला उसने, क्या बोला, प्योर लिक्विड के लिख के एक ही बार कहानी खत्म कर दी मैंने, कितने अच्छे तरीके से समझा दिया। क्या कि आपने जैसे मान लीजिए दो चीजों का मिक्सचर रखा हुआ है और एक सिंपल पानी रखा हुआ है। अब पानी को बॉईल कर रहे हैं तो पानी का वेपर बन रहा है, उसी तरीके से सोल्यूशन को बॉईल कर रहे हैं तो सोल्यूशन का वेपर बन रहा है। यानी कि उसमें अगर सोल्यूशन में ए और बी साथ में है तो वेपर्स में भी ए और बी साथ में है। डिस्टिल्स विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, यानी अगर फिर से उनको वो करोगे, कंडेंस जो हुए हैं, जो वेपर बना के फिर से उनको कंडेंस करोगे तो वो जो भी आएंगे क्या करेंगे, क्या होंगे, वो फिर से उसमें जो कंडेंस होके जो लिक्विड बनेगा उसमें भी सेमी कंपोजिशन होगा जो लिक्विड केस में होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बता रखा है, आप डेफिनेशन रीड करने की काम खत्म। बी वाला क्या है, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, बोल रहा है कि एक ग्लूकोज सोल्यूशन है वो 10% बाय वेट से लेबल्ड है। ठीक है, उसकी मोलैलिटी क्या होगी, तो सबसे पहली चीज बेटा क्या, ऐसा कोई भी सवाल है तो 10% ग्लूकोज सोल्यूशन बाय मास का मतलब क्या होता है आपको पता है, 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। देखिए, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मीन्स 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ये सॉल्वेंट नहीं है बेटा, सोल्यूशन बोला ना मैंने, उसको सोल्यूशन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, यानी कि 10 ग्राम क्या है, सॉल्यूट डिजोल्व, ग्लूकोज डिजोल्व है कितने, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो सॉल्यूट का मास कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे बेटा जी, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, 100 - 10 आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलैरिटी निकालनी है आपको, मोलैलिटी निकालनी है, सॉरी मोलैलिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये पता है आपको। सॉल्वेंट निकल गया 90 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, काम खत्म। और बताइए क्या, आपके पास ग्लूकोज कितना है, 10 ग्राम। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 180 ग्राम। देखिए ये 180 होगा जो 100 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 1/18, 1/18 देखिए, और ये कितना आ जाएगा 9/100। रख दीजिए बेटा, वैल्यू आ गई, ये रहा आपका 0.6 m का सोल्यूशन। जो मोलैलिटी होती है उसका होता है यूनिट मोलल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये। चलिए, अब फिर से मोल फ्रैक्शन, आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, और फिर से वही चीज KF वाली निकालने की चीज, तो अब मैं ये आपके भरोसे छोड़ता हूं कि सारी वैल्यूज दे रखी हैं, KF वाला फॉर्मूला निकालना है और आंसर निकालना है, निकाल लीजिए। ठीक है, ऊपर मोल फ्रैक्शन और उसकी डेफिनेशन दे रखी है आइडियल सोल्यूशन की, वहां से जाके आप देख लेंगे। अब देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैलिटी और मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है,
ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए, what will be the molar mass of compound 6.21 gram of solute dissolved in 24 gram of chloroform to form a solution that can has a boiling point of this. The boiling point of pure chloroform is that and boiling point elevation constant Kb is this. अब देखो बेटा फिर से K, Kf, Kb का सवाल पूछा हुआ है, आराम से जाइए। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू Km होता है, देख लीजिए कोई एसोसिएशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही है तो कही है, वरना आराम से लगा दीजिए इसको, काम खत्म बेटा। देखिए आपके सामने है, बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाना है और आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आइए देखिए, मैंने मोलैरिटी और मोलैरिटी का आपको डिफरेंस बता दिया। सिंपल दो कॉलम बना लीजिए, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, किसमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ये मोलैरिटी क्या होता है? ये है मोलैरिटी, और ये क्या है? मोलैरिटी, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो बेसिक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। चलिए, जो चीज मैंने वहां बताई उसको ऐसे लिख रखा है, डिस्टिंक्शन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, जो चाहिए आपको पूरा डिटेल में लिख रखा है पॉइंट्स वाइज, ऐसे करके। एक रिलेशन होता है मोलैरिटी और मोलैरिटी में, जो ये वाला बता रखा है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है क्या? 1 + m m2 डिवाइड बाई क्या? 1000, ठीक है। डेंसिटी का रिलेशन होता है, सिंपल यहाँ पे ये दे रखा है, क्लियर है। तो आप इसको देख सकते हो, एक्चुअली ये वाला रिलेशन काम आता है कई बार, इसकी जरूरत नहीं है, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बोर्ड वाले पेपर में, लेकिन एक आपको चीज मिल गई यहाँ पे, देखिएगा कैसे, देखिएगा बेटा कैसे ये वाला रिलेशन आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखिए, ये मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी अपॉन डेंसिटी माइनस मोलर मास इनटू मोलैलिटी, मोलैरिटी इनटू 1000। स्मॉल एम क्या है? मोलैलिटी। कैपिटल एम क्या है? मोलैरिटी, ठीक है बेटा। चलिए, और ये क्या है? M2 क्या है? ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए, एक नया सवाल है आपके आगे, ये भी मैं इसीलिए लाया था कि एक नया हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर वाली भी कहानी शुरू कवर हो जाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? पाई इक्वल्स टू CRT। आपने वैल्यू रखी CRT की इजिली, पाई इक्वल्स टू CR। सी क्या है? कंसंट्रेशन, सिंपल। मोलैरिटी, आर क्या है? सिंपल, गैस कांस्टेंट। जॉब डन, ठीक है। तो आपने क्या किया? अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 मिलीग्राम ऑफ gene fragment in 35 ml of water has a osmotic pressure of 0.335 torr at 25 degree centigrade. Assuming the gene fragments is a non-electrolyte, determine its molar mass, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि मोलर मास निकालिए उस जीन फ्रेगमेंट का। तो अल्टीमेटली क्या पूछ रहा है वो? मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या? सॉल्यूट। अब उसके लिए उसने W की वैल्यू दे दी 8.95, आर गैस कांस्टेंट है 0.0821 लीटर मोल, जो है लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन पता है। टेम्परेचर केल्विन में दे ही दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 298 केल्विन हो जाएगा। वॉल्यूम दे दिया है, बिल्कुल दे दिया है 35 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया है, बिल्कुल। पाई कितनी दे दिया है? 0.335 टॉर। सारी वैल्यूज बेटा रख लीजिए, ठीक है। सारी वैल्यूज में पुट कर दिए, काम बन गया। अब कई बार ऐसा होगा कि आपको लग रहा हो टॉर क्या होता है, तो जैसे 1 atm इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? 760 mm ऑफ Hg होता है ना, वैसे ही 1 atm इज इक्वल्स टू 760 टॉर भी होता है, काम खत्म, ठीक है। क्लियर? तो आराम से आप 760 का मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल देना, देखो, ठीक है। ये 1 atm इज इक्वल्स टू इतना हो जाएगा, तो 1 टॉर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 टॉर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए? 1 atm/760, तो 0.335 टॉर कितना हो जाएगा? 0.335 डिवाइड बाई 760। देखो 0.335 atm मल्टीप्लाइड बाई 760 ऊपर चला गया, ठीक है। सारी वैल्यूज आपने पुट की, मॉलिक्यूलर मास निकल के आ गया। चलिए, अब फिर से वही सवाल पूछा हुआ है, देखिए ये आप कर लीजिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे यहाँ से, कैसे? RLVP इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? सॉल्यूट। वो सारी वैल्यूज दिया हुआ है, पुट कर दिए, आंसर आ गया।
फिर से वही डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ एम, सारी वैल्यूज पुट किए, इस बार आई की वैल्यू निकलवा लिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ऊपर से नीचे तक अपन लोगों ने देख लिया सब कुछ। लोड हो जाए भाई, चलिए लोड हो गया ये भी। फिर से डेल्टा टी डी इज इक्वल्स टू के बी एम। आपको समझ में आ रहा हो क्वेश्चन कहाँ से बनता है? सारे वैल्यूज भर दिया आपने, तीन चार वेरिएबल होते हैं, एक दो जो है दो, सब सारे वेरिएबल्स दे दिया, एक वेरिएबल पूछ लिया। आखिरी क्वेश्चन देखिए, इसमें मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया डेल्टा टीएफ, तो इनको कितना प्यार है डेल्टा टीएफ वाले टर्म से देख लीजिए आप। बार बार सेम सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हर बार। वैल्यू भरिए, आंसर आ गया। तो बेटा ये क्या था आपके सोल्यूशन चैप्टर में, ये मेनली राउल्स लॉ कवर हो गया, हेनरी लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कंसंट्रेशन टर्म्स, यही पूरा चैप्टर हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया क्वेश्चंस के थ्रू। आप इनको लगाइए खुद से, करिए खुद से। ठीक है, सोल्यूशन हो गया। अब क्विकली हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर लेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाइए। पूछ रहा है फ्रॉम द गिवन सेल, लेड स्टोरेज सेल, मर्करी सेल, फ्यूल सेल एंड ड्राई सेल, विच इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स, विच सेल इज यूज्ड इन अपोलो स्पेस। अब देखो 2016 में पूछा हुआ है, 2000 जो है 2016 में अपोलो स्पेस प्रोग्राम, H2O2 fuel cell, which cell is used in automobiles and inverters, which cell is used for जो है डज नॉट हैव लॉन्ग लाइफ। जो प्राइमरी सेल्स होती हैं, जो सेल वगैरह हम यूज करते हैं, घड़ी वगैरह हम निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है, मरकरी सेल कहाँ यूज होता है बेटा? हियरिंग एड्स में यूज होता है। फ्यूल सेल कहाँ यूज हुआ था? अपोलो स्पेस स्टेशन में यूज हुआ था। यहाँ पे कौन यूज होता है? यहाँ सेकेंडरी बैटरीज, इन्वर्टर वाली बैटरीज जिसको आप चार्ज कर सकते हो हमेशा। ये कौन सी है? प्राइमरी बैटरी। ठीक है, देखो लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी बैटरी होती है, ड्राई सेल प्राइमरी बैटरी होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, ड्राई सेल हो गया, और ये लेड स्टोरेज बैटरी क्या हो गई? सेकेंडरी सेल हो गया अपना। मरकरी सेल कहाँ यूज होता है? हेयरिंग एड्स में। फ्यूल सेल कहाँ यूज होता है? H2O2 वाला फ्यूल सेल, अपोलो स्पेस स्टेशन में। आइए डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, और क्या दिया हुआ है? And how the weak and strong electrolyte molar conductivity changes with concentration of solute, how is such change explained? और क्या वोल्टेइक सेल के बारे में दे दिया ये कहानी। अब देखिए 2009 का सवाल है ये आपके लिए पूरी थ्योरी मैंने दे दी है, आराम से मैं समझा रहा हूँ, समझ लो अच्छे से, बाद में रीड कर लेना, आपके एग्जाम के लिए ठीक हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? एक मोल सॉल्यूट की कंडक्टिविटी जो होगी प्लेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, उसको बोलोगे मोलर कंडक्टिविटी। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, उनकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी देन वीकर इलेक्ट्रोलाइट। सो सिंपल, सो इजी बेटा। अब क्या होता है, हम मोलर कंडक्टिविटी जब वीक इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए एक नया चीज मैंने आपको बता दी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देयर इज अ स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, because a strong electrolyte is completely dissociated in solution, obvious सी बात है, and number of ions remains constant. Moreover, there will be greater interionic attraction at higher concentration, which retards the motion of ions and conductivity decreases. In case of weak electrolyte, there is an increase in conductance with decrease in concentration due to increase in number of ions in the solution. अब देखिए क्या बोल रहा है ये, कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन जो है बढ़ाओगे, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा? कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाओगे, जैसे जैसे देखो, जब अगर कंसंट्रेशन कम है तो कंडक्टिविटी ज्यादा है, जब कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रही है ये भी घट रहा है। एक्सप्लेनेशन ऊपर दे दिया। आइए दूसरा सवाल देखते हैं बेटा, क्या पूछा है दूसरा सवाल। कह रहा है, इसको बोलते हैं बेटा, इसको इसने क्या किया, इसने सिंपल आपको सेल बना के दे दिया है। व्हाट वुड बी द वोल्टेज ऑफ दिस सेल? वोल्टेज पूछा है, यानी ई नॉट सेल पूछा है। तो ई नॉट सेल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखिए ई नॉट सेल, अब इसमें क्या किया, आपके पास दो सेल है, ये वाला सेल है, देखिए ऐसा सेल है, पूरा सेल बना के दे दिया। अब हम क्या करते हैं, कभी किसी चीज को जानने के लिए बेटा हम सेल रिएक्शन लिखते हैं। कोशिश करना, जो भी चीजें बता रहा हूं बेटा पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमेशा कोशिश ये करना आप ई नॉट सेल लिखो। ठीक है, कोशिश ये करना हाफ सेल लिखो और उसका ई नॉट वैल्यू लिखो, ई नॉट कैथोड, ई नॉट एनोड। तो ई नॉट जो सेल होता है वो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। अगर नहीं दिया है तो इस तरह करके निकाल लेंगे, अगर दिया है बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ई नॉट आपकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो क्या होता है, किसी भी
गैल्वेनिक सेल का हम जो निकालते हैं आपका, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, और उसी में अगर जिंक और कॉपर यूज होता है तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, डैनियल सेल बोलते हैं। ऐसे गैल्वेनिक सेल में जिसमें जिंक और कॉपर, जिंक एज एनोड एंड कॉपर एज अ कैथोड यूज हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको डैनियल सेल बोलते हैं बेटा। तो हमने ये नर्स्ट इक्वेशन इसको बोलते हैं। तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग, ये क्या होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, एनोड पे, तो एनोड की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कैथोड की कंसंट्रेशन, ऐसे भी याद कर सकते हो। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। आप जब भी कभी बोर्ड का एग्जाम दोगे, आपको एक सवाल यहाँ से, इस फॉर्मूले से एक सवाल, कुछ भी इस चैप्टर से पूछे एक सवाल यहाँ से जरूर पूछेगा। चलिए, तो इसमें क्या किया आपने, ई नॉट सेल इक्वल्स टू माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। और नंबर ऑफ सेल तभी आपको पता चलेगा, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी आपको पता चलेगा जब आप हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। एन की वैल्यू आपने डाल दी, और क्या किया यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, एनोड डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, कौन से, मेटल आयंस एट कैथोड एनोड। Cu प्लस की कंसंट्रेशन कितना है, 0.01, और Ag प्लस कितना है, 0.001, और जो उसका स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसके स्क्वायर में आता है, सिंपल चीज है। तो आपने क्या किया, सारी वैल्यूज भर दी। ई नॉट सेल दे रखा है 0.059, Cu से Cu+2 बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है इस रिएक्शन में, 0.1 डिवाइड बाई 0.001 स्क्वायर, देखो कितना इजी है, log 10 बेस पे 10 की पावर 5, 5 आगे आ जाएगा, काम खत्म। अब देखो नीचे मैंने और भी कर रखा है जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए, तो ये देखिए ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई 0.3125। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की किस तरह से कहानी होती है, ये वाला चीज मैंने यहाँ पे बता दिया एक ग्राफ में, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है, एक बार रीड करेंगे आपको समझ में आएगा, मैंने समझा भी दिया। तो किसी भी ईएमएफ या पोटेंशियल निकालने के सेल का हम नॉस्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है बेटा। ये जो दिया गया है ये रूम टेम्परेचर पे दिया गया है, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एल एन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ, वही सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइड बाई कैथोड। मैं ऐसे ही याद रखता हूँ। ये क्या है, इसी इक्वेशन का ये जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यहाँ पे टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन, ठीक है, 1 फेरेड इसको ले लें, जो कि 96500 कूलम होता है बेटा जी। आर हो गया आपका क्या, गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू रख दीजिए 8.31, और क्या, एल को कन्वर्ट करने के लिए लॉग में 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये इक्वेशन पॉपअप होकर आती है। इक्वेशन आसान है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, इसलिए हम इस इक्वेशन को लेते हैं। चलिए, अब आपको बहुत तेरे सारे सवाल इस चीज पे मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, स्टेट द रिलेशनशिप अमंग्स द सेल कांस्टेंट ऑफ द सेल, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इन सेल एंड कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, हाउ इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूट रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी ऑफ इट्स सॉल्यूशन। ये पहला है, ए है। तो अब ए के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए ये के क्या लिखा हुआ है, सेल कांस्टेंट अपॉन आर। अब सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट क्या होता है बेटा, सेल कांस्टेंट होता है एल बाई ए। मैं यहीं पे करता हूं, सेल कांस्टेंट क्या होता है, एल बाई ए, ठीक है। अब देखिए क्या बोला हुआ है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू के, बोला नहीं हुआ है, यही होता है, मैं आपको बता देता हूं एक चीज करके। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं मस्त की, ये पूरा रिलेशन एकदम से मस्त मस्त सा मिला हुआ है। ये वाला टॉपिक कंडक्टिविटी वाला टॉपिक है, जिसमें रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, सेल कांस्टेंट, ये सब पढ़ते हैं। ये क्या है, ये कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी के। तो अगर इसको देखोगे ना बेटा, बेटा जी देखोगे ना, तो रो इज इक्वल टू आ जाएगा आर ए बाई एल। तो ये सबसे पहली इक्वेशन होती है इसमें। मैंने खूब इसको मॉडिफाई करके इसको जो है कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिख दिया है। कंडक्टिविटी के से डिनोट की जाती है। अब देखो कैसे मैंने इसको मॉडिफाई करके वैसे बनाया। एल बाई ए सेल कांस्टेंट होता है, तो एल बाई ए नीचे करके सेल कांस्टेंट लेकर आया। मैं एक काम करता हूँ, एल बाई ए उधर भेज दिया, एल बाई ए क्या हो गया, आर बाई रो हो गया। एल बाई ए क्या हो गया बेटा जी, सेल कांस्टेंट, या जी स्टार हो गया एल बाई ए। आर क्या हो गया, आर उसके नीचे आ गया, 1/रो क्या हो गया, के हो गया। उसी से लिखते हैं जी स्टार बाई आर। क्लियर है। कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन क्या था, स्टेट द रिलेशनशिप अमंग द सेल कांस्टेंट ऑफ अ सेल, रेजिस्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन इन सेल एंड कंडक्टिविटी। मिल गया रिलेशन।
हाउ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन रिलेटेड टू कंडक्टिविटी ऑफ इट्स सोल्यूशन, कैसे मोलर कंडक्टिविटी जो है डिफाइन होती है उसके जो है कंडक्टिविटी से। देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी डिवाइड बाई कंसंट्रेशन। सिंपल है ना यार, ऑब्वियस सी बात है कि मोलर कंडक्टिविटी ऐसे ऐसे निकालेंगे। जैसे मान लो कंडक्टिविटी 5 जो है, कंडक्टिविटी कुछ दे रखा है, डिवाइड बाई कितना, 5 डिवाइड बाई 5 मोलर सोल्यूशन, तो क्या आ जाएगी, एक मोल सोल्यूशन की क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी आ जाएगी, वही तो पर मोल है। दूसरा क्या दे दिया, ई नॉट दे दिया है एन आई का, और ई नॉट दे दिया है इसका। देखना एन आई प्लस टू से एन आई का दिया है और एन आई प्लस टू से एन आई का दिया है, अरे गलत दे दिया क्या ये। अच्छा ये एल्युमिनियम लिखना था बेटा, इन्होंने ये भूल के ऐसा लिखे हुए हैं, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, चलना ठीक है। ये आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। वही मैं कहूँ कैसे दोनों सेम हो गया भाई, एल प्लस थ्री सेम, ठीक है। अब ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, या ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है। देखो -0.25 माइनस 0 पॉइंट माइनस जो है माइनस ऑफ 1.66 आ गया, ई नॉट की वैल्यू 1.41। चलिए बेटा, खराज लॉ क्या होता है, सिंपल सा लॉ होता है कि उसमें कोई भी आयनिक सॉलिड्स है तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो सम ऑफ उनके इंडिविजुअल आयंस के बराबर होगी, ठीक है। बोला है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लिमिटिंग, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि डेल नॉट एम है, ऑफ एसिटिक एसिड। सारी वैल्यू दे रखी है HCl के लिए, ये एनसीईआरटी का सवाल है, NaCl के लिए सारे एनसीईआरटी की हैं, एनसीईआरटी का एग्जैक्ट पूरा डाटा के साथ है। मैंने क्या बोला, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी एक आयनिक कंपाउंड के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उनकी इंडिविजुअल आयंस का सम होता है, वो जितने भी हों। जैसे Al2SO4 है, अगर Al2SO4 होल थ्राइस है बेटा जी, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, 2Al प्लस थ्री प्लस 3SO4 माइनस टू के बराबर होगी, ठीक है। इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई टू, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई थ्री, ये आ जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस, जिसको डेल नॉट टाइम से डिनोट करते हैं, मैंने इसको लिखा। अब इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन दोनों के सम के बराबर है, इसको डेल एम नॉट या फिर लेमडा एम नॉट से डिनोट करते हैं। क्लियर बेटा, ठीक है, मैंने सारी वैल्यूज रखी, आ गया आंसर, क्लियर है। चलिए, जो रिएक्शन के साथ आप करोगे वही इसके साथ भी करोगे, ठीक। क्लियर कहानी, मतलब एक बार मैं इसको शायद आपको बता ही दूं तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए देखिए अगर आपके पास बेटा CH3COONA है प्लस HCl है, अगर इसको आप रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा प्लस NaCl बनेगा। तो आपने क्या किया, CH3COH, ये तो पूछा है कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, तो इसकी इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लाने के लिए आपको इन लोगों के साथ ये करना पड़ा, ठीक है। यानी इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड किया आपने, ठीक है, उसमें से माइनस किसको किया, NaCl वाले को, तब जाके आपके पास आई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COH। देखो यही किया आपने, इन दोनों का ऐड किया, उसमें से NaCl का माइनस किया, आ गया आंसर आपके पास, ठीक है। क्लियर बेटा जी, चलिए सेम बेटा, अगला सवाल है, राइट एनोड एंड कैथोड रिएक्शन ओवरऑल जो है ऑकरिंग इन लेड स्टोरेज बैटरी। अ कॉपर सिल्वर सेल इज सेट अप, द कॉपर आयन concentration is 0.10 m, the concentration of silver ion is not known, the cell potential when measured was 0.422, determine the concentration of silver ion in the cell। सिंपल है बेटा, सारी वैल्यूज दे रही है, आपको निकालना है। देखिए यहां से इसका ये हो गया आपका एनोड ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये हो गया कैथोड आपका रिडक्शन हाफ सेल या टोटल सेल, ये तो ओवरऑल रिएक्शन हो गई, कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गई, ठीक है। चलिए, अगर कैथोड पे ये हुआ है, एनोड पे ये हुआ है, तो कैथोड पे ऑब्वियस सी बात है ये वाली रिएक्शन होगी, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सी बात बताता हूँ, ठीक है, क्या वो बात है कि बेटा जी यहाँ पे एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उस चैप्टर में, जो लिथियम से शुरुआत होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और फ्लोरीन तक जाता है। वो जो आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है बेटा, इस सीरीज में आप उसको जो होता है उनको एक ऑर्डर में अरेंज करते हो, एक ऑर्डर में अरेंज करते हो, यानी कि निगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ अरेंज करते हो। लिथियम का माइनस में होता है,
और नीचे सबसे नीचे फ्लोरीन का प्लस में होता है। ये होता क्या है वैल्यू? ये वैल्यूज होती हैं बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। यानी आईयूपीएसी ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेके आपको दे रखा है। तो इसमें होता क्या है कि जो निगेटिव वाली वैल्यूज होती हैं वो ये शो करती हैं कि जैसे लिथियम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव में है -2.87। इसका मतलब क्या हो गया? यानी ऑब्वियस सी बात है कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, मतलब ये रिडक्शन नहीं करवाना चाहता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये बताता है कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिडक्शन करवाना चाहता है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम एक मेटल है, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा ना, तो इसीलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है। उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक। रिडक्शन पोटेंशियल का जस्ट उल्टा क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा जी। तो ये इसी बेसिस पे आपकी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है। उसमें जो डिमार्केशन लाइन है वो हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो लेके किया गया, H+ आयन का जीरो। उसके ऊपर वाले नेगेटिव, उसके नीचे वाले पॉजिटिव। तो होता क्या है, जो वैल्यू जितना ही ज्यादा नेगेटिव होती है, नेगेटिव का मतलब वो रिडक्शन नहीं चाहता, तो क्या चाहेगा? ऑक्सीडेशन। तो वो कहाँ यूज होगा? एनोड पे। ठीक। जो वैल्यू जितनी ही पॉजिटिव है उसका क्या होगा? रिडक्शन। वो क्या करना चाहेगा? बोलो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कहाँ रहना चाहेगा? कैथोड पे। तो जितनी ही कम, जो कम वैल्यूज वाले हैं उनको एनोड पे डाल देना। अगर कोई दो वैल्यू दी है, 2 और 4, यानी 2 क्या है? कम रिडक्शन करवाना चाहता है तो उसको एनोड पे डाल दो, ऑक्सीडेशन करवा लेगा वो। 4 क्या है? जो है रिडक्शन ज्यादा करवाना चाहता है 2 के कंपेरिजन में, तो उसको कैथोड पे डाल दो। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी चीजों की। इस पूरे चैप्टर का जो क्रिस्प चीज था, जो हर्ट था, वो मैंने बता दिया आपको। देखो, ई नॉट सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। दोनों वैल्यूज दे रखी है, डाल दिया आपने, ई नॉट हो गया। नॉस्ट इक्वेशन से ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। देखो, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब तुम लोग कहोगे भैया कॉपर सॉलिड भी है, एजी सॉलिड भी है। सॉलिड की कंसंट्रेशन थोड़ी लेते हैं बेटा, दोनों की वैल्यू भर दी, साथ सब वैल्यू दे रखी है। उसको कंसंट्रेशन चाहिए था किसका? Ag+2 का। तो आप एंटी लॉग के चक्कर में मत पड़ना, जहां तक सॉल्व होगा करना, उसके बाद उसको छोड़ देना, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, वरना क्वेश्चन में वो एंटी लॉग की वैल्यू देगा। नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना। अब देखो, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेम सेम क्वेश्चन है बेटा, हर जगह सेम सेम क्वेश्चन है। सेम सेम क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड जो है ई कैथोड नॉस्ट इक्वेशन का लगा लगा के। मैं ज्यादा इसके वो में चक्कर में नहीं पड़ूंगा, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको खुद से सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूंगा, लेकिन क्या वो चीज है? वो चीज है, हाँ, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसका एक सवाल बता देता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चंस आप करना, फिर अपन चलते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे। देखिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है? हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ कॉपर टू कॉपर, कॉपर प्लस 2 टू कॉपर। देखिए, चलिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, hence the mass of any substance deposited liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed। फैराडे का दो लॉ था। लॉ वन क्या कहता था? जितना आप करंट पास करोगे उतना ही ज्यादा डिपोजिशन होगा कैथोड पे, साफ सीधी बात। ठीक है। और क्या? सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर दो जगहों पे, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस में या दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे हम सेम अमाउंट ऑफ करंट बेटा पास करें, तो क्या होगा? जो डिपोजिशन होगा वो उनके जो क्या बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा, ये सेकेंड लॉ है। ठीक। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu+2। Cu+2 कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन Cu पे कन्वर्ट होने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन पे या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 96500 कूलम। तो 2 इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम का चार्ज, काम खत्म। ठीक है। दूसरा नॉस्ट इक्वेशन वाला सवाल है, आप खुद से करेंगे, काम बन जाएगा। ठीक है। ये सारा सोल्यूशन आपको दे रखा है, सारा का सारा। आप कैथोड एनोड रिएक्शंस को देखिए, आप लोग की थ्योरी पहले से कुछ ना कुछ तैयार होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये एक तरह का बूस्टर होगा, आपको पूरा नंबर दिलाने की कोशिश करेगा आपको। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन वही है बेटा, एक बार जाइए और करिए, आपसे पूरा का पूरा बनेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो नहीं बनेगा आपसे। ठीक है। और कुछ भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और भी क्या रिसोर्सेज, क्या मैं मदद आपकी कर सकता हूँ जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है। ये सारे के सारे एकदम रद्दी रद्दी से सवाल है, सबके सब नॉस्ट इक्वेशन कंडक्टिविटी वाले फॉर्मूले पे हैं। एक बार खुद से लगाएगा, काम हो जाएगा। चलिए, चलते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स पे। इसमें से भी कुल कुछ कॉमन क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं, बाकी वही रिपीटेड है। आइए देखिए,
कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स पी, द रेट इज गिवन बाई जो है के ए बी टू पावर टू। हाउ इज द रेट रिएक्शन अफेक्ट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछता है। बी की कंसंट्रेशन 2b रख दो, क्या हो जाएगा? 2b² क्या हो जाएगा? 4b। ऑब्वियस सी बात है। तो क्या हो गया? रिएक्शन का रेट क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया, काम खत्म। हाउ इज द ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन इफ ए इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। ए बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हमेशा रिएक्शन रेट बी के रिस्पेक्ट में देखोगे, क्योंकि ए तो कंज्यूम हो ही नहीं रहा है। इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 30 मिनट फॉर if first order reaction takes 30 minutes for 50% completion, यानी कि ये टी हाफ है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% completion ऑफ द रिएक्शन। अल्टीमेट सवाल बेटा, अल्टीमेट सवाल। आइए देखिए, ये रिएक्शन दे रखा है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2+1 कितना हो जाएगा? 3 ऑर्डर हो जाएगा। अभी मैंने बोला कि बी को 2 टाइम्स रखोगे तो क्या हो जाएगा? 4 भी हो जाएगा। तो रिएक्शन रेट कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। जब ए बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो खत्म हो रहा है ये पता ही नहीं चलेगा। तो रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? बी के रिस्पेक्ट में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? बी के पावर कितना है? 2। तो जो कंसंट्रेशन की पावर्स होता है उनको ऐड करके हम ऑर्डर निकालते हैं। ठीक, अब देखिए, टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? इस चैप्टर में बेटा आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका ग्राफ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहीं से सवाल भी आएगा आपको। तो टी हाफ कितना होता है? 0.693 डिवाइड बाई के। अब देखो क्या होगा, टी हाफ की वैल्यू कितनी देखे? 30 मिनट, क्योंकि आधा कंसंट्रेशन होने में 30 मिनट लगता है। तो के की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई, खत्म। अब के क्या होता है? 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। ए टी, ये ए टी होता है या ए होता है, जो भी मान लो। ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, ए टी का मतलब कंसंट्रेशन और अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। टी टाइम का काम होने तक जितना अमाउंट बचा हो। क्या बोला था क्वेश्चन में? 90% रिएक्शन हो चुका है, तो कितना परसेंट बचा? 10%। तो एटी की वैल्यू कितनी हुई? 10%। तो 100/10, खत्म। आपने सारी वैल्यूज रख दी, टाइम वगैरह रख, सारी वैल्यूज रख दी, टाइम की वैल्यू आपने निकाल लिया, काम खत्म बेटा। है कि नहीं? इजी है ना? बहुत इजी चैप्टर है ये भी, बहुत इजी। ये बहुत इजी चैप्टर है इन कंपेरिजन टू ऊपर वाले दोनों से, बहुत इजी है। अब हाइड्रोलिसिस सबकी दे रखी है। सो दैट द फॉलो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोल रहा है ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? कोई एक चीज बहुत लार्ज कंसंट्रेशन में होगी तो रेट हमेशा दूसरे के रिस्पेक्ट में देखोगे, और उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आया? 1 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 10 से 20 सेकेंड। चलिए, एकदम रद्दी सवाल, बेहतरीन रद्दी सवाल, देख लीजिए। ए नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये। ए नॉट की वैल्यू कितनी? ये। और ए नॉट की वैल्यू ये। ए की कंसंट्रेशन की है। अब आइए एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये ए नॉट की वैल्यू लिया कहाँ से? देखिए यहाँ पे दिया हुआ बेटा, टाइम जब 0 था तो कंसंट्रेशन ये थी। टाइम जब 10 सेकेंड हुआ तो कंसंट्रेशन ये रही। टाइम जब 20 सेकेंड हुआ तो कंसंट्रेशन ये रही। ठीक है, किसकी? CH3COO की। तो वही चीज यहाँ पे इसने लिखा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ये हो गया, उसके बाद टाइम 10 सेकेंड पे ये है, इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम 20 सेकेंड पे ये है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों केस में मैं निकाल लूंगा क्या? के की वैल्यू निकालूंगा, रेट कांस्टेंट निकालूंगा। ठीक है, रेट कांस्टेंट निकालूंगा। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ए नॉट की जगह वही रखा जो स्टार्टिंग वाला था, और एक टाइम मैंने लिया 10 सेकेंड, और अगला टाइम लिया मैंने 20 सेकेंड। मतलब 0 से 10 सेकेंड जाने में क्या कंसंट्रेशन चेंज हुआ, 0 से 20 सेकेंड जाने में क्या कंसंट्रेशन चेंज हुआ। जब दोनों से मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालूंगा तो क्या हुआ? दोनों से सेम आया, और वो क्या है? दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो गया? ये सीडो रेट कांस्टेंट है, सेम है, यानी सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोनों केस में क्या आ रहा है? सेम ही रेट आ रहा है। दोनों केस में क्या आ रहा है? सेम ही रेट आ रहा है। तो एक तरीके से बस दिखाने के लिए है कि ये दूसरी रिएक्शन है, लेकिन ये बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। काम खत्म, डाल दिया मैंने, वैल्यू निकल गई। अब नेगेटिव साइन क्यों लगाया बेटा? नेगेटिव साइन क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। प्रोडक्ट के लिए लिखते तो वो पॉजिटिव में लिखते। फॉर रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स पी, द रेट इज गिवन बाय दिस। ठीक है, हाउ इज द रेट रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल? वही सवाल है क्या? बिल्कुल वही सवाल है, सेम सवाल। अरे सेम सवाल आ गया क्या? हाँ, वही सेम सवाल ही आ गया। ओए 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 ओए, ये सेम सवाल है ऊपर वाला बेटा जी।
रिपीट हुआ है, सेम सवाल रिपीट हुआ है, देखो। हाँ, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 100 मिनट फॉर द कंप्लीशन ऑफ 60% रिएक्शन। फॉर अब देखो, अब क्या करना है, अब समझो बात को। के इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइड बाई व्हाट, ए टी। ए टी क्या है, टी टाइम के बाद ये कितना है, ये 100% होगा। 60% खत्म हुआ, कितना बचा, 40%। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, 100 मिनट। तो क्या से क्या यहाँ से आप के निकाल लोगे, बिल्कुल आराम से के निकाल लोगे, बिल्कुल। फाइंड द टाइम व्हेन 90% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीट, यहाँ से के निकाले, अगला फिर से लिखे। के तो सेम हो गया रिएक्शन के लिए, जो अगर सेम ही रिएक्शन है तो अलग अलग टाइम के लिए के सेम होगी। यहाँ से के निकाल के यहाँ पे रख दिए। 2.303 टाइम की वैल्यू निकालनी है, और क्या, लॉग 100% से कितना खत्म हो गया, 90%, बचा कितना, 10%। ये वैल्यू कितनी होगी, 10। लॉग 10 ऑन बेस 10 कितना हो गया, 1। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब टी की वैल्यू कैसे निकालोगे, टी उधर भेज दोगे, 2.303 ऊपर से के निकाले थे, आ गया आंसर। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन अ रिएक्शन। देख लीजिए बेटा, वही किया आपने, बिल्कुल सेम किया आपने। ये लीजिए, आपके पास वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, तो आप इसको देख लीजिएगा। देखिए, यहां से रिएक्शन चला, ये एक्टिव जो है ये बना, कॉम्प्लेक्स बना, और यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट आया। कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ तभी बढ़ती है जब उसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने में स्टेबिलिटी मिलती है बेटा। देखो, इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व पे रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, तो किसकी एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की। कौन ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये मेरा जो होगा, यहां से यहां तक जो हाइट होगी, वो एक्टिवेशन एनर्जी होगी। क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी, यहां से यहां तक। क्लियर। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। तो ये एक ग्राफ है जो शो कर रहा है कि किस तरीके से रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो। ठीक है, चलिए। A decomposition of product A into product has a value K as 4.5 into 10 power 3 second inverse at 10 degree centigrade and energy of activation is this। अब एक अर्हीनियस इक्वेशन होता है, उसके ऊपर खूब सारा सवाल पूछ रखा हो गया, अब वो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या है। एट व्हाट टेम्परेचर वुड के विल बी 1.5 into 10 power 4 second inverse। अब देखो, K1 K2 दे रखा है, तो एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट सा, log K1 upon K2 is equals to EA upon 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 अपॉन T2। अब इसमें क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके पास आएगा तो सारी वैल्यूज दे दी गई होगी। टेम्परेचर केल्विन में रखना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये केल्विन क्यों लिखा हुआ है भाई, हाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये 10 को ऐड कर दो किसमें, 273 में, तो ये टोटल केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो, T1 दे दिया, K1 दे दिया, K2 दे दिया, वैल्यू भरो। ये दे दिया, बिल्कुल। आर गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, भर देंगे। T2 की वैल्यू पूछ ली, सिंपल बेटा कैलकुलेशन करेंगे आप, और T2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया था, डिग्री सेंटीग्रेड में आप आंसर करोगे 24 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल वैल्यू पुट करना है बेटा। बी क्वेश्चन क्या था इसमें, if half life period of a first order reaction is x and 3/4 life period of a same reaction is y, how x and y are related। पूछ रहा है हाफ लाइफ पीरियड अगर x है, 3/4 हाफ लाइफ पीरियड y है, तो किस तरीके से रिलेट होंगे, आइए देखिए। देखिए, टी हाफ कितना है, 0.693 अपॉन के। टी 3/4 कितना हो जाएगा, टी 3/4 कितना हो जाएगा, जरा मुझे बताइए तो, टी 3/4 कितना हो जाएगा, बोलिए। 3/4 ये कितना होता है, बोलिए। 0.75। अब देखिए हुआ क्या है, जरा ध्यान सुनिए क्या हुआ है। देखिए, अगर मान लीजिए ए था, तो ए से कितना हो गया, a/2। ये कितना हो गया, ये टी हाफ हो गया। ठीक है, a/2 से कितना बना, बताइए, a/2 का आधा कितना होगा, a/4। ये कितना लगा, ये एक टी हाफ लगा। कह रहा है कि 3/4, ये बोला ना 3/4, क्वेश्चन आ गया। इफ हाफ लाइफ पीरियड इज 3/4 लाइफ पीरियड, 3/4 कितना होगा, आइए देखिए। 3/4 का मतलब क्या हो गया, 75% जब कंज्यूम हो जाए, तो देखिए ए से बच गया आधा, आधा बचा,
आधा का आधा, ये कितना बचा है, a/4 हुआ कितना है, 25% क्या है, बचा है। तो 70 कह रहा है कि हाफ कंज्यूम होने के लिए, 50% कंज्यूम होने के लिए जो टाइम लगता है वो टी हाफ है। तो 75 3/4 कंज्यूम होने के लिए टाइम कितना लगेगा, 3/4 का मतलब 75% कंज्यूम हो जाए, बचे कितना 25, कितना कितना हाफ लाइफ लगा है, देखो तुम्हारे सामने हुआ है 2 इंटू टी हाफ, ठीक है। इसलिए 2 टाइम्स आया है, यानी कि 1.3864 आया है। तो क्या हो गया, t3/4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 3 हाफ, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 2x हो गया। अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। जो भी कंपटीशन कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, CUET वगैरह जो भी आने वाला है आपका, और क्या मेंस और जेई, सबके लिए, मेंस और तुम्हारा नीट, उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट ऑर्डर का सवाल नहीं बताऊंगा, बहुत इजी, बहुत रद्दी है। 99% कंज्यूमर टाइम कितना लगेगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है, बहुत इजीली आप कर सकते हो। यहाँ पे एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, -e/2.303 r होता है। बहुत इजीली इस चीज को आप कर सकते हो, क्लियर है। वही y=mx+c वाला करके ग्राफ बना लेना, जो लॉग वाली इक्वेशन ऊपर आई है, आराम से उससे निकाल लोगे इसको बेटा। आई है ना ऊपर log k2/k1 वाली, -e/2.303 r, t1 t2/t2 -t1 वाला 1/t1 -1/t2, ठीक है। अब देखिए पूरा दिया है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, बहुत इजी है। अब ये चीज आप कर सकते हो, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिंपल से पूछ लिया, फिर से कंसंट्रेशन वगैरह, टाइम वगैरह, ये चीज आप निकाल सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी इजी सवाल है। मैंने बेस्ट सवाल को एक साथ पिक किया है, जो भी जो कि आपके लिए बहुत 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 जो है हेल्पफुल होने वाले हैं बोर्ड वाले एग्जाम में। इसीलिए मैं सोल्यूशन के साथ लाया हूं कि मैं कुछ क्वेश्चंस में आपकी हेल्प कर दूं, बाकी जाके आप कर। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अभी ऊपर बता के आया हूं, सिंपल। फिर से वही वाला सवाल आ गया बेटा, log k2/k1 e/2.03/1/t1 - 1/t2 या फिर t2 - t1/t1 t2। अब देखिए सिंपल वो भी आ गया, क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है बेटा कि जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, आइडियल स्टेप होता है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स कोलॉइड करते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल्स उसमें पार्ट लिए हैं। मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड करने वाले कैसे जीरो या नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शनल भी हो सकता है ऑर्डर, इवन जीरो भी हो सकता है ऑर्डर, जीरो ऑर्डर पढ़ते हो, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ते हो। और फिर से वही वाला चीज यहाँ पे पूछ लिया, सब पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ पे बिल्कुल थ्योरी वाले। और फिर से वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ठीक है बेटा। तो आपको देखने को मिलेगा एक रिपीटिशन है हर पेपर में। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ये सारी चीजें मैं एकदम से भर भर के ले आया हूँ, जिससे कि आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, एक बार आप कर लोगे। फर्स्ट ऑर्डर से झूम झूम के सवाल पूछ रखे हैं, और जो भी सवाल पूछ रखे हैं मैंने सब के सब इसमें डाल के लेकर आऊँ, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अपन सब किए हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नॉर्मल वो जो है नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, देखो इसमें डाटा बदला हुआ सवाल है, ऊपर सूडो फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन वाला ही है, ठीक है। याद है वहां पे 1.0 था, फिर 0.20 हो गया था। सेम वही करना है, K1 K2 निकालोगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, फिर आप बोल दोगे कि दोनों के की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये बस एक कहने के लिए जो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये कहने के लिए दूसरा ऑर्डर है इसका, लेकिन उस तरीके से सेम ऑर्डर की रिएक्शन है। वहां पे भी सेम क्वेश्चन पूछा था, देखो बस डाटा बदला है। ये सब क्वेश्चन लाने का एक पर्पज है बेटा, कि डिफरेंट ईयर्स में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में, बस डाटा इवन बदल दिया है, बाकी कुछ नहीं पूछा। वहां पे भी रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट पूछा था, यहाँ पे भी रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, ठीक। देखो सारे क्वेश्चंस आपको बेटा देखने को ऐसे मिल जाएंगे, देख लो सबका सोल्यूशन फिर से वही वाला चीज आ गया, ठीक है। सब वैल्यू भरिए, आंसर निकालिए। तो बेटा ये आपके पहले 3 चैप्टर थे, कौन कौन से, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कैनेटिक्स। मैंने 15 बेस्ट क्वेश्चंस पिक किए हैं तीनों चैप्टर से, यानी 45 क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे। मुझे इतना विश्वास है कि इन चैप्टर्स में अगर इन क्वेश्चंस को आप एक बार सॉल्व करते हो, तो इनसे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़ा कॉन्शियसली अगर इनको सॉल्व करते हो खुद से, तो बेटा ठीक है। मिलते हैं पार्ट 2 में, उसमें इसी तरीके से 4 चैप्टर का ग्रुप करके मैं एक और इसी तरह की वीडियो लेकर आऊंगा। 3 पार्ट में मैं पूरा खत्म करने की कोशिश करूंगा इस वाले पूरे बोर्ड वाली जर्नी को। जो भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी हेल्प हो गई। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी भी हेल्प होगी। और जो बोर्ड की स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया ये वाली चीज, और भी एड ऑन हो गई प्रैक्टिस में आपके, और भी एड ऑन हो गया आपकी तैयारी, ठीक है बेटा। मिलते हैं इसके बाद वाली वीडियो में, तब तक आप इस चीज को, फ्री है, कहीं कोई पेड नहीं है चीज बाबू, इसको शेयर करो लोगों से। मैं इसका पीडीएफ जो भी अपन लोग लिखे विखे हैं इसको अपलोड कर दूंगा, दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से जाके आप ड्राइव से डाउनलोड कर लेना। वीडियो को कर लो शेयर और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं बेटा इसके बाद वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।